नमस्कार छात्र छात्राओं। द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली दो कक्षाओं में हमने आर्थिक गतिविधि के बदलते हुए स्वरूप पर चर्चा की थी और उस पर हमने ध्यान आकर्षित किया था आपका कृषि के बदलते स्वरूप पर, खनिज के खनन के बदलते स्वरूपों पर, और साथ ही उद्योग जगत के बदलते स्वरूप की हमने बात की थी। तो इस तरह से हमने देखा था कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं, पहले भी आर्थिक गतिविधियां होती थी, आज भी आर्थिक गतिविधियां हो रही है, परंतु इनमें जो विकास हुआ है, इनमें जो परिवर्तन हुआ है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और वो एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में चलता आ रहा है। आज जो हम बात करेंगे वो है परिवहन और व्यापार के बारे में। इन दो आर्थिक गतिविधियों के ऊपर भी बहुत ज्यादा चर्चा पहले भी करी है, जिसे हम सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत भी लाते हैं, तृतीयक आर्थिक गतिविधि के अंदर भी लाते हैं। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परिवहन की चर्चा हम सबसे पहले कर लें। परिवहन की चर्चा करने से पहले आपको यह समझना होगा कि मनुष्य में गतिशीलता, यानी उसकी पैरों की होने की वजह से उसकी गतिशीलता सदैव से बनी रही है। प्रारंभिक काल में मनुष्य ने बड़े बड़े पलायन किए, बड़े बड़े दूर तक उसने एक जगह से दूसरी जगह का सफर किया है, वह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप गया है। परंतु आज उसकी जो गति है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यह जो गति है उसको आप सिल्क रूट के बारे में भी जानते हैं। मनुष्य घोड़ों पर, जानवरों के ऊपर और खुद पैदल चल के भी लंबे लंबे रास्ते तय करता था और लंबा लंबा सफर करता था। परंतु उसकी जो गतिशीलता है, उसकी जो मोबिलिटी है, उसकी जो भार ढोने की क्षमता है, वह जिस आविष्कार ने बढ़ाई थी वो है पहिया। पहिया एक ऐसा आविष्कार था जिसने मनुष्य की चलने की क्षमता या परिवहन की क्षमता को दिन गुना और रात चौगुनी उसके अंदर कर दी थी। और पहियों की सहायता से, जानवरों की खींचने वाली गाड़ियों की सहायता से, स्वयं खींचने वाली गाड़ियों की सहायता से बड़े पैमाने पर मनुष्यों का और सामानों का परिवहन शुरू हो गया। इसके बाद दूसरा बड़ा कदम परिवहन की दृष्टि से जब उठा, जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। भाप का इंजन एक ऐसा आविष्कार था जिसने मोबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाया और ज्यादा परिवहन की क्षमताओं को बढ़ाया। और आज तो हम एक्सप्रेस वे और बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, जो 200-250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह इतनी जल्दी पहुंचा देती है जो हम सोच भी नहीं सकते। वायु परिवहन अपनी चरम पर है और साथ ही साथ जल परिवहन भी अपनी नई ऊंचाइयां छूता जा रहा है। तो परिवहन में चारों दिशाओं में जो प्रगति हो रही है वो सभी आप जानते हैं, और यह प्रगति बढ़ती ही चली जा रही है। अब दो तरह का परिवहन होता है मूल रूप से, व्यक्तियों का और सामान का। व्यक्तियों का परिवहन करने के सारे ही रास्ते हमारे पास हैं, वायु, जल, थल, रेल, बुलेट ट्रेन, ये सभी कुछ हमारे पास उपलब्ध हैं। आप आपको पता होगा कि किसी भी देश की प्रगति उसमें बने हुए परिवहन मार्गों की गुणवत्ता और प्रति व्यक्ति परिवहन मार्गों की लंबाई के ऊपर तय की जाती है। जितना विकसित राष्ट्र है उतना उसका परिवहन भी सुदृढ़ और विकसित है। यह परिवहन प्रादेशिक स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी में यह परिवहन देखने को मिलता है। लगभग आज विश्व का हर देश वायु परिवहन द्वारा जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ जल परिवहन भी, जिनको बंदरगाहों की सुविधा उपलब्ध है, वो जल परिवहन भी विकसित हो चुका है और साथ में सड़क मार्ग भी दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस कारण व्यापार और परिवहन में जो प्रगति हुई है उससे आज मनुष्य बहुत ज्यादा लाभ उठा रहा है। मनुष्य के परिवहन के साथ सामानों का परिवहन भी लगातार चल रहा है। जो कुछ परिवहन होता है उसमें 25% जो परिवहन है, वो जो आपके खाद्यान्नों का होता है, उसके बाद आपका औद्योगिक उत्पादों का परिवहन और व्यापार होता है। अब इस सारे ये मसले के बाद हमें यह जानना जरूरी है कि जो ये प्रगति हुई है, जो बड़ा है परिवहन का जो तंत्र बड़ा है, ये पिछले 200 वर्षों में ही बढ़ा है। इससे पहले भी परिवहन था, पर ये 200 वर्षों में ही परिवहन बहुत तेजी से बढ़कर सामने आया है। और आज हम देशों की स्थिति जो देखते हैं, वो जितना परिवहन सुदृढ़ है उतना ही वो देश विकसित है, क्योंकि जुड़ाव विकास की सबसे पहली शर्त होती है। जब तक आप किसी क्षेत्र को जोड़ते नहीं है तब तक वो विकसित नहीं हो पाता। जब तक आप उसको एक्सेसिबल नहीं बनाते उसका विकास हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसमें उपलब्ध संसाधनों को तब तक यूज नहीं किया जा सकता जब तक उसकी एक्सेसिबिलिटी ना बने। अफ्रीका की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ एक्सेसिबिलिटी आज भी बहुत कम है, यानी कई सारे ऐसे भाग हैं जहाँ पर मनुष्य की पहुंच मुश्किल है, आसान पहुंच नहीं है या ना के बराबर पहुंच है।
जो उन स्थानों के विकास को रोक रहता है। हमारे आसपास में भी हम देखते हैं कि जो क्षेत्र हाईवे से जुड़ा हुआ है उसका विकास तेजी से हो रहा है, और जो क्षेत्र हाईवे से नहीं जुड़ा है या हाईवे से बहुत दूर है या वहाँ पर प्रत्येक मौसम में काम आने वाली सड़क उपलब्ध नहीं है, तो वो क्षेत्र विकास से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये सब मसले विकास के साथ जुड़ जाते हैं। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार। व्यापार का मतलब होता है लेन और देन। पहले हम विनिमय को व्यापार समझा जाते थे, यानी हमारे पास अगर अनाज है तो उसके बदले हम बर्तन ले सकते हैं, अगर हमारे पास बर्तन है तो उसके बदले हम जेवर ले सकते हैं। तो इस तरह से एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना विनिमय होता था। ये मनुष्य की प्रारंभिक आर्थिक क्रियाओं के अंदर था। जिस मनुष्य के पास जो चीज़ ज़्यादा होती थी वो अब दूसरी चीज़ उस विनिमय द्वारा अपनी चीज़ से प्राप्त कर लेता था। परंतु धीरे धीरे ये व्यापार मुद्रा का रूप लेने लगा और अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आ चुकी है, और राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश की अपनी मुद्रा है जिसमें वो व्यापार करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज भी सोने पर किया जाता है, यानी गोल्ड को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार माना जाता है। इस तरीके से व्यापार चल रहा है। व्यापार प्रारंभिक काल से चलता आ रहा है। लंबे समय से लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रादेशिक, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं। उसके साथ साथ अब इस व्यापार को लेकर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व व्यापार संगठन है, अंकटाड है, कई सारे ऐसे बड़े बड़े व्यापार संगठन स्थापित हो गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर लॉबिंग करने का काम करते हैं। आप जानते हैं कि आजकल फ्री ट्रेड यानी हर जगह आपको व्यापार करने की सुविधा है। अधिकतर राष्ट्रों ने ऐसी नीतियां अपना रखी है जिसमें आप किसी भी देश में जाकर आसानी से व्यापार कर सकते हैं या लेन देन कर सकते हैं। जो आयात निर्यात हो रहा है उन आयात निर्यात में 25% आयात निर्यात खाद्यान्नों का, 35% आयात निर्यात औद्योगिक उत्पादन, अम, अम, आपके जो कच्चे माल का और ऊर्जा के स्रोतों जैसे पेट्रोल और कोयले का हो रहा है, और 40% जो है वो औद्योगिक उत्पादनों का व्यापार हो रहा है। तो इस तरीके से जो देश जितना अधिक परिष्कृत माल का निर्यात करता है वो उतना विकसित है, जो देश जितना कच्चे माल का निर्यात करता है वो उतना ही अविकसित माना जाता है। आयात और निर्यात की जो डेफिशिएंसी है यानी अंतर है, वो आपके विकास का पैमाना होता है। यदि आप कम आयात करें और अधिक निर्यात करें, कम मूल्य का आयात और अधिक मूल्य का निर्यात करने पर आपकी व्यापारिक प्रगति मापी जाती है। यदि आपके आयात का मूल्य ज़्यादा और निर्यात का मूल्य कम है तो उसको फिक्स्ड है, उसको डेफिशिएंसी के अंतर्गत माना जाता है। तो इस तरीके से छात्र छात्राओं हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को मॉनिटर किया जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास की बड़े पैमाने के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि आज सभी देश अपने निर्यात को बढ़ाने और आयात को सीमित करने में काम कर रहे हैं। औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र अधिक बड़े और औद्योगिक उत्पादनों का आयात निर्यात करते हैं और कच्चे माल का आयात करते हैं। तो कई सारे देशों में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ वैश्विक जो लेन-देन है, जो आपका शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है, ये सभी चीज़ भी व्यापार के साथ बढ़ती चली जा रही है। आप किसी भी देश में अपना पैसा लगा सकते हैं, किसी भी देश के शेयर्स आप खरीद सकते हैं। इंटरनेशनली कई देशों ने अपने आप को फ्री ट्रेड घोषित कर रखा है, यानी कोई भी वहाँ आके ट्रेडिंग कर सकता है, अपना सामान ले और दे सकता है, और इस प्रकार के नियम बनाए जा रहे हैं जिससे ग्लोबल विलेज की संकल्पना को साकार किया जा सके, यानी व्यापार में आसानियां पैदा की जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आसानी से हर देश एक दूसरे के साथ जुड़कर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके और दूसरे के लिए बाजार के रूप में अपनी उपलब्धता प्रदान कर सके। क्योंकि जब आप औद्योगिक विकास करते हैं, जब आप औद्योगिक उत्पादन करते हैं, तो ये आवश्यक है कि आपके पास बाजार की उपलब्धता हो। बाजार मतलब खरीदार होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आपके पास उपलब्ध है तो उसका खरीदार होना ज़रूरी है, और अब वो खरीदार आप स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढूंढ सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वस्तुओं की बिक्री कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अपनी वस्तुएं आवश्यकता की गुणवत्ता के साथ खरीद सकते हैं। इससे न केवल इंटरनेशनल कंपटीशन क्रिएट हुआ है, बल्कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कम मूल्य में मिलना शुरू हो गई है। किसी की भी एकाधिकार या वर्चस्व की स्थिति समाप्त हो चुकी है। जो जितनी अच्छी वस्तु जितने कम दाम पे उपलब्ध करवाएगा उसका व्यापार उतना ही आगे बढ़ेगा, जिससे कंपटीशन की फीलिंग आई है, अच्छी चीज़ें मिलने लगी है, और इससे ग्लोबली जो मार्केट है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम कर रहा है। हालांकि इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। बड़े देश तो ऐसी कंपटीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, परंतु कम विकसित देश ऐसे कंपटीशन
के साथ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं या मुश्किल होती है उनको सर्वाइव करने में, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है। परंतु इस सब के बावजूद भी ट्रेड लगातार अपना स्वरूप बदलता जा रहा है और आधुनिक से आधुनिक बनता चला जा रहा है। तो छात्र छात्राओं, यहाँ हमारी दूसरी यूनिट समाप्त होती है। इसके बाद हम अपनी तीसरी